हाय नमस्कार, मैं हूं सोनाली। अक्सर रिलेशनशिप की बात करती हूँ संडे विद सोनाली पर। बड़ा अच्छा लगता है बात करना, लेकिन उतना ही मुश्किल है रिलेशनशिप को जीना, उसके चैलेंजेस को फेस करना। रिलेशनशिप 3 तत्वों पर डिपेंडेंट होती है, ऐसा मैं समझती हूँ। रिस्पेक्ट, लव एंड केयर। लेकिन क्या इसमें और भी एस्पेक्ट्स है? क्या इसमें और भी ऐसी बातें हैं जो जानना जरूरी है? बिल्कुल हाँ, बिकॉज अ ब्यूटिफुल कोट आई रेड, हैप्पी मैरिज इज नॉट अ फेरी टेल, इट्स अ चॉइस। किस तरह से ये चॉइस है, बात करेंगे। सोनल फूके हमारे साथ है। शी इज अ फाउंडर ऑफ साइकोलॉजिकल वेलनेस स्टूडियो कॉल्ड बी सॉर्टेड। तो आपकी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करेंगी सोनल फूके, मेरे साथ, सोनाली के साथ। हाय सोनल, welcome to the studio. Thank and you. You're on a wonderful work that is a Be Sorted. ये जो नाम है वो अक्सर हम लोग बात करते हैं, ये आया कहाँ से और क्यों ऐसा लगा आपको कि ये नाम जो है अपने वेलनेस स्टूडियो का ये रखना चाहिए? ये बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। मैं जब नाम सोच रही थी अपने साइकोलॉजिकल काउंसलिंग ये जो मैंने बनाया है उसके लिए, तो मुझे ऐसा लगा कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होता है। हमारा ऑब्जेक्टिव ये होता है कि हम लोगों के प्रॉब्लम सॉल्व करके उनको सॉर्टेड बनाएं। तो मुझे लगा कि बी सॉर्टेड हैज़ सम एक्शन इन इट। और जब भी हम किसी को कुछ इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं तो सिर्फ वो उसके बारे में बताने से नहीं होता है, यू हैव टू एक्ट ऑन इट। तो इसलिए मुझे कोई एक्शन ओरिएंटेड वर्ड चाहिए था। तो बी सॉर्टेड इज समथिंग विच अ क्लाइंट हैज़ टू वर्क ऑन देमसेल्व्स, बट आई विल बी देयर टू हेल्प देम। बी सॉर्टेड, इसलिए वो बी सॉर्टेड रखा। बहुत ही खूबसूरत है, बिल्कुल सिंपल। थैंक यू। आपकी पर्सनालिटी की तरह। आज बात करें रिलेशनशिप की। जी, मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग लगता है। प्यार, मोहब्बत, इश्क, ये जो बातें हैं ये अक्सर मन भावन होती है, बड़ी अच्छी लगती है, दिल को अच्छी लगती है। और वैसे भी दुनिया, बॉलीवुड की दुनिया ने हमें बड़ा फिल्मी बना दिया है, हमारी एक्सपेक्टेशंस को बड़े अलग लेवल पर लेकर गए हैं। लेकिन प्यार होने से पहले का प्यार और प्यार होने के बाद वाला प्यार, इसमें बहुत डिफरेंस होता है। सो हाउ डू यू सी दैट, व्हाट डज इट टेक टू मेक अ रिलेशनशिप एंड स्टे टुगेदर फॉर लॉन्गर टाइम? हाँ, प्यार होना तो बहुत ज़रूरी है। वो पहले, मतलब दैट इज़ डेफिनेटली अ स्टार्टिंग पॉइंट कि फर्स्ट यू हैव टू एक्चुअली लाइक समबडी, वो तो है। बट रिलेशनशिप को अगर आपको सस्टेन करना है, अगर आपको लाइफ लॉन्ग रिलेशनशिप में अगर आपको रहना है, तो मुझे लगता है कि लव इज़ नॉट समथिंग विच कम्स एट द फर्स्ट प्लेस। पहला नंबर लव का मेरे हिसाब से नहीं होता है, बिकॉज लव इज़ अ वेरी इंटेंस एंड अ वेरी वोलेटाइल फीलिंग। वो थोड़ा अनप्रेडिक्टेबिलिटी भी उसमें होता है। तो ऐसा कुछ होना चाहिए नंबर 1 पे जो स्टेबल है, जो सस्टेनेबल है। तो मुझे ऐसे लगता है कि टू सस्टेन अ रिलेशनशिप, द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग दैट इज रिक्वायर्ड इज अ वेरी डीप लेवल ऑफ एडमिरेशन फॉर समबडी। मतलब अगर मेरे पार्टनर के साथ अगर मेरा झगड़ा हो रहा है, दैट पार्टनर इज कॉलिंग नेम्स और आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, वैल्यूज मैच नहीं हो रहे हैं, बहुत हम झगड़े कर रहे हैं, उसके पीछे जाकर भी मुझे अगर वो पर्सन के लिए एट अ वेरी डीप लेवल अगर अप्रिसिएशन और एडमिरेशन है, मतलब अभी झगड़ा हो रहा है लेकिन मुझे पता है कि ही इज़ अ वेरी गुड पर्सन, ही इज़ अ वेरी डिपेंडेबल पर्सन, ट्रस्टवर्दी पर्सन, ही इज़ अ वेरी गुड पर्सन टू बिगिन विथ। ये अगर मुझे पता है तो अभी का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो इवेंचुअली चला जाएगा, लेकिन वो जो डीपर लेवल का एडमिरेशन है दैट विल कंटिन्यू टू स्टे। So that is the first thing that is required for a sustainable relationship, that there should be a deep level of admiration for somebody. अगर relationship के शुरू में ही अगर आपको ऐसे लगता है कि वो person उतना worth admiration नहीं है, तो I would rather suggest that you don't get into a relationship, because that is something which is required to continue with a relationship. I have a question. Definitely, I will definitely ask you multiple questions. बात ये है कि हम लोग बात कर रहे थे शुरू में कि प्यार, केयर, रिस्पेक्ट, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। नया वर्ड आपसे सीखा वो है एडमिरेशन, राइट? कि रिलेशनशिप में एडमिरेशन भी होना चाहिए, क्योंकि हम तो पढ़ा लिखा प्यार करते नहीं है।
प्यार हो जाता है, उसके बाद में एक्सप्लोर करते हैं, लेकिन ये एक ऐसी भी चीज़ है कि बहुत बार रिलेशनशिप जो है ना बहुत अच्छा नहीं रहता है, अब्यूसिव रिलेशनशिप रहता है, टॉक्सिक रिलेशनशिप होता है, या फिर रिस्पेक्ट नहीं रहता। लेकिन ऐसी वो क्या चीज़ है जिसके वजह से दोनों एक दूसरे को नहीं छोड़ पाते, और अक्सर ये होता है। सो ये एक्चुअली मैं ये एंड में पूछने वाली थी आपको सवाल, लेकिन ये सवाल अब मुझे लगता है बहुत जायज़ है यहाँ पूछना। तो फर्स्ट इज एडमिरेशन, जिसके बारे में हमने डिस्कस किया। दूसरा है कम्युनिकेशन। तो अगर स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन है, अगर आपको किसी के लिए एडमिरेशन लग रहा है लेकिन आप वो कभी कम्युनिकेट ही नहीं कर रहे हो, अगर तो उसको कैसे पता चलेगा दैट यू आर बीइंग एडमायर्ड? सी, बेसिकली एवरीबडी वांट्स टू फील हर्ड, everybody wants to feel loved and everybody wants to feel respected and cared for, जैसे तुमने शुरू में बोला। तो लेकिन वो कम्युनिकेट भी तो होना चाहिए। तो द फर्स्ट इज एडमिरेशन, द सेकंड नंबर पे कम्युनिकेशन आता है। तो कम्युनिकेट करना बहुत ज़रूरी है। इफ़ यू आर मैड एट समथिंग, आपको किसी चीज़ का गुस्सा अगर आया है तो वो भी कम्युनिकेट होना चाहिए। अब वो कैसे कम्युनिकेट होना चाहिए वो भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप किसी चीज़ से दुखी हैं, अगर आपके एक्सपेक्टेशंस नहीं पूरे हो रहे हैं, वो भी कम्युनिकेट होने चाहिए। अगर आप बहुत खुश हैं, अगर आप एक्साइटेड हैं किसी चीज़ के लिए, तो वो भी कम्युनिकेट होना चाहिए। तो ये कम्युनिकेशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। कम्युनिकेशन लाइन्स हमेशा ओपन रहने चाहिए। ट्रू। सो दैट इज द सेकेंड एस्पेक्ट ऑफ अ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप। एंड द थर्ड एस्पेक्ट इज देन लव। ओके, तो ये तीसरे नंबर के पायदान पर है। मतलब प्यार में प्यार जो है वो तीसरे नंबर पर है। पहला आपने क्या बताया? एडमिरेशन, सेकंड कम्युनिकेशन, एंड थर्ड इज लव। लव इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि क्या है कि टुडे यू फील लाइक हेड ओवर हील्स इन लव विद समबडी। टुडे यू आर इन दैट स्टेट ऑफ माइंड, सो यू थिंक और यू फील दैट दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर माई रिलेशनशिप। कल को किसी चीज को लेके झगड़ा हो जाता है, तो डू यू एब्सोल्युटली फॉल आउट ऑफ लव विद दैट पर्सन? No, it doesn't happen. It doesn't happen that way. तो वो love है, मगर you are still not feeling it because you are angry at somebody, you are mad at somebody. Anger is overpowered you. Anger is overpowering because that is also an emotion. तो उस वक्त आपका फर्स्ट जो है म्यूचुअल एडमिरेशन आपका कितना है, दूसरा आपका जो कम्युनिकेशन स्किल्स जो आप यूज कर रहे हो सामने वाले के साथ वो कैसे है। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि 2 दिन आपका झगड़ा चला, 3 दिन झगड़ा चला, you did not feel love, you just did not feel love. एंड देन सडनली वन फाइन डे फिर से ऐसा सर्ज ऑफ लव आता है कि आपका एंगर इतना उमड़ जाता है, वो पोएटिक वाला कि उसमें फिर ना एंगर रहता है ना कुछ रहता है, देन यू जस्ट वांट टू बी इन लव अगेन। सो अंटिल दैट फीलिंग कम्स बैक देयर इज अ पीरियड। वो कैसे सस्टेन करेंगे आप? वो सस्टेन आप करेंगे वो फर्स्ट और सेकंड की मदद से, एडमिरेशन एंड कम्युनिकेशन। या राइट। बट बहुत सारे देखा, मैंने अपने मम्मी पापा को देखा था कि अगर उन दोनों के बीच में कुछ झगड़ा हो जाता है तो वो 15-15 दिन बात नहीं करते थे। सो आई थिंक एंड द कम्युनिकेशन वाज, इफ द कम्युनिकेशन इज मिसिंग, मुझे लगता है चीज़ें थोड़ी बद से बदतर होने लगती है। बिल्कुल। तो हम लोग आज कपल रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं। हम इंडियन वैल्यू सिस्टम, इंडियन मैरिज सिस्टम की भी बात करें तो हमारे यहाँ पर रिलेशनशिप काफ़ी स्ट्रॉन्ग और लॉन्गर टाइम पर चलते हैं। लेकिन हाँ, अभी कुछ जो नंबर्स है, स्टैटिस्टिक्स है, वो थोड़े से शॉकिंग है। डिवोर्स रेशो महाराष्ट्र का 18.7% पर है, मतलब तकरीबन, आई थिंक इट टॉप्स इन इंडिया, राइट? या सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र पे टॉप कर रहा है। तो ये बिल्कुल ध्यान देने वाली बात है। तो आपको क्या लगता है पहले के जो मैरिजेस थे वो ज़्यादा सस्टेनेबल होने का रीज़न क्या था, और अभी क्यों नहीं हो पा रहे हैं? डिवोर्स रेशो क्यों ज़्यादा बढ़ रहे हैं? मुझे लगता है कि पुराने ज़माने में, मतलब हमारे पेरेंट्स के जनरेशन में या उसके भी पहले के जनरेशन में, दे डिड नॉट नो एनी अदर वे ऑफ लिविंग। उनका ये था कि क्योंकि हमारा जो ब्रिंगिंग अप है, हमारी जो सोसाइटी हमको सिखाती है और हमारी फिल्में जो हमको सिखाती हैं, तो हम तो 7 जन्म नहीं, जन्म जन्म तक में बिलीव करने वाले लोग हैं। वी लाइक टू बिलीव दैट वे। मैं तो 1-1 साल का रिन्यूअल करती हूँ। अगर 1 साल अच्छा रहे तो आगे का साल रिन्यू करेंगे। आई थिंक दैट्स टू शॉर्ट टर्म। पर 7 जन्मों का ठीक है क्या? 7 जन्मों का ठीक है, क्यों ठीक नहीं है? वो ठीक है। सी, यू हैव टू मेक इट वर्क।
अपने आप नहीं होती चीजें, यू हैव टू मेक इट वर्क। तो उसके लिए दोनों पार्टीज का उसमें कंट्रीब्यूशन होना जरूरी है। आप बोलेंगे कि सिर्फ मैं ही कंट्रीब्यूट करते रहूं तो दैट वोंट वर्क। तो पुराने जमाने में ऐसा था कि द एक्सपेक्टेशंस, कुछ ऐसे एक्सपेक्टेशंस थे ही नहीं। आप बस मतलब इसके साथ आपकी शादी हो गई है, अब आपको तो इसी के साथ रहना है, so you have to manage. से निकलेगी बात। So you have to manage basically. So you have to manage. So up to a certain extent, when both the parties are respecting each other, it worked. And there was a lot of financial dependence also. In fact, there was a lot of financial dependence. There was a lot of emotional dependence. There was a lot of societal dependence. अभी क्या हो गया है कि अभी people are getting, everybody is getting very educated. So they know their freedom, they know their rights. ज़्यादा और ज़्यादा पता होना चाहिए, पर फिर भी they know their freedom, they know their rights, they know that they can do something to make their situations better. So we are heading in the right direction एक तरह से। पर कहीं ऐसा ना हो जाए कि आपको कहीं पर भी इनकन्वीनियंस नहीं चाहिए उसकी वजह से जो डिवोर्सेस होते हैं, अगर कि बिकॉज यू डोंट वांट टू एडजस्ट, आपको अपने ही मन का करना है, आपको सामने वाले के मन का आपको नहीं सोचना है, बिकॉज ये जो चीजें हैं, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, एक ही बार आप जीते हो, एक ही बार मरते हो, ये जो है, तो ये फिलॉसफी को लेकर अभी ये फिलॉसफी बदल गई है कि प्यार भी एक ही बार होता है। फिलॉसफी बदलनी चाहिए, क्योंकि इफ यू आर इन अ टॉक्सिक रिलेशनशिप, you don't have to stay in a toxic relationship, you should have a choice. तो ये जो अगर आप continuously अपना life अगर आप एक partner के साथ बिता रहे हो, so it should be worth your effort, it should be worth your while, it should be fulfilling you in all aspects. Right. It should be fulfilling you in an emotional way, in a physical way. You should feel content. अगर वो contentment, अगर वो happiness अगर नहीं है, मतलब अगर जो निगेटिव फीलिंग्स, निगेटिव इमोशंस और जैसे आर्ग्यूमेंट्स है, कॉन्फ्लिक्ट्स है, झगड़े हैं, गुस्सा है, इसका प्रोपोर्शन हैप्पीनेस के प्रोपोर्शन से अगर बहुत ज्यादा है, 5 टाइम्स ज्यादा है, टू बी प्रिसाइज 5 टाइम्स ज्यादा है, तो इट इज लाइकली दैट नाउ द मैरिजेस वोंट वर्क। पुराने जमाने में फिर भी मैरिजेस वुड वर्क बिकॉज दे डिड नॉट हैव अ चॉइस। आई फाइंड देयर वर मोर चैलेंजेस in the marriages, but the marriages ज़्यादा सस्टेनेबल थे, ज़्यादा चलते थे, peer pressures भी रहते थे, expectations का बहुत बड़ा रोल है उसमें। लाइफ से आपके एक्सपेक्टेशंस क्या है, अभी बहुत ज़्यादा एलिमेंट्स उसमें ऐड हो गए हैं, जैसे कि ये ऐड हो गया है कि यू ऑल्सो हैव टू मेक अ नेम फॉर योरसेल्फ। आपका खुद का जो सेल्फ एस्टीम है, इंडिविजुअल अप्रोच जो होता है, हाँ, एक कलेक्टिव पहले एज अ कलेक्टिव फैमिली, मतलब यू हैव टू जस्ट डिसॉल्व योरसेल्फ इन अ फैमिली, ये हुआ करता था। राइट। अब ऐसा है कि मुझे मेरे इंडिविजुअल ग्रोथ के बारे में भी सोचना है, मुझे एज अ कपल हम कैसे ग्रो हो रहे हैं उसके बारे में भी सोचना है, और एज अ फैमिली हम, सो वी आर एक्चुअली हेडेड इन द राइट डायरेक्शन, बट देयर आर 2 साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। राइट। उसका मतलब ये नहीं है कि आपको अभी कोई एडजस्टमेंट नहीं करना है, आपको इनकन्वीनियंस में नहीं रहना है, आपके ईगो इश्यूज क्या है। बिल्कुल, बहुत अच्छा पॉइंट, बिकॉज मुझे लगता है कि सबको एक डायलेमा है, इट्स अ डायलेमा ऑफ अ न्यू वैल्यू सिस्टम एंड द न्यू ओल्ड वैल्यू सिस्टम। पहले ये था कि एडजस्टमेंट होना चाहिए, अब हमें कहीं ना कहीं कि एडजस्टमेंट कहाँ तक और कैसे होना चाहिए, करेक्ट, ये समझना बहुत जरूरी। तो अभी हम दो विचारधाराओं में हैं। एक है पहले की जो हम जैसे ओनली फॉर गर्ल्स, अगर पहले एडजस्टमेंट, लड़की एडजस्टमेंट करेगी शादी में, ठीक है। अब लड़कियां, पेरेंट्स भी अब थोड़े से जागरूक, सुजान हो गए कि वो बोलते कि नहीं, आपको इतना एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं, अगर एडजस्ट करना तो वापस आ जाओ। ये भी एक सिचुएशन है। तो मुझे आपसे ये जानना है कि जो एडजस्टमेंट वाला पार्ट है जो कि मैरिज में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जी, आपके घर में बताया जाता है कि आपके घर में बताया जाता है कि आपको शादी में एडजस्टमेंट होना ज़रूरी है, कॉम्प्रोमाइज़ेस होना बहुत ज़रूरी है। आपके हिसाब से कितना ज़रूरी है? व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ एडजस्टमेंट एंड हाउ टू अंडरस्टैंड कि कहाँ एडजस्ट करना है और कहाँ नहीं करना है? So you are also talking about the personal boundaries that you need to set around marriages. I think it's a very important question. मुझे ऐसा लगता है कि जो
ये हुआ करता था कि लड़कियों को ये सिखाया जाता था कि तुमको एडजस्ट होना है, तो उसमें चेंज नहीं होना चाहिए। अच्छा, चेंज कहाँ होना चाहिए कि वही चीज लड़कों को भी बताई जाए। what a मैं थोड़े से you have given a bouncer, that's a beautiful. See, the important thing is कि जो चीज पहले सिर्फ लड़कियों से एक्सपेक्टेड थी वो चीज सही थी, उसमें गलत ये था कि वही सिर्फ चीज लड़कियों को। सिर्फ लड़कियों से एक्सपेक्टेड। well said. लेकिन अभी थोड़ा चेंज ये आना चाहिए कि जैसे हम लड़कियों को बताते हैं कि आफ्टर योर मैरिज यू हैव टू एडजस्ट टू द न्यू एनवायरनमेंट, सो लड़कों को भी वो चीज सिखाना चाहिए दैट यू विल हैव टू एडजस्ट योर लाइफस्टाइल अकॉर्डिंग टू द फॉर द रिलेशनशिप टू कंटिन्यू। Absolutely. तो ये एजुकेशन लड़कों को भी होना बहुत ज़रूरी है। अब कितना एडजस्ट करना चाहिए, तो मुझे ऐसा लगता है कि एवरीबडी कम्स विद देयर ओन सेट ऑफ वैल्यूज़। तो आपके जो सेट ऑफ वैल्यूज़ हैं वो अगर मतलब वो तो बहुत ही पर्सनल क्वेश्चन है कि आप कौन से वैल्यूज़ को आप एडजस्ट कर सकते हो और कौन से वैल्यूज़ को आप एडजस्ट नहीं कर सकते हो, और वहाँ सवाल आता है पर्सनल बाउंड्रीज़ का। जैसे मैं 2 एग्जांपल्स दूंगी। एक एडजस्टमेंट ये है कि जैसे फॉर एग्जांपल आपके मायके में, आपके पुराने घर में वैल्यू सिस्टम ये था कि खाना बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होना चाहिए। जो घर में बन रहा है वो पूरा खत्म होना चाहिए, उतना ही बनाओ जितना खत्म हो सकता है, Right. उससे ज़्यादा बनाओ मत। फिर यहाँ आप आए और फिर सडनली आपको दिख रहा है तो कि यहाँ पे जो मन मर्जी आए वो कर रहा है, कभी बाहर से मंगवा रहे हैं, बना है फिर भी उसको बाहर से मंगवा रहे हैं, और ये वैल्यू सिस्टम वो नहीं बैठ रहा है आपका। अब वहाँ आप न्यू वैल्यू सिस्टम में अभी आए हो जहाँ पर इम्पोर्टेंट ये है कि एवरीबडी गेट्स टू ईट व्हाट दे वांट अकॉर्डिंग टू देयर डिजायर्स एंड चॉइस। So what do? Now you have to take a call कि you have to choose your battles. True. कि क्या मतलब किस चीज के लिए लड़ाई करनी है और किस चीज के लिए लड़ाई नहीं करनी है। पर्सनल इंस्टिंक्ट बहुत ये important. पर्सनल इंस्टिंक्ट है और ये आप कितना एडजस्टेबल अपने आप को बनाते ये हैं। बहुत ही खूबसूरती से बात रखी है आपने। रीजन जनरली शादियों में मुद्दे जो होते हैं लड़ाई के कितने छोटे बहुत ही छोटे होते हैं। मतलब बहुत ही छोटे, और वो छोटी लड़ाइयाँ एक दिन बहुत बड़ी हो जाती हैं। हाँ। सो एक और भी है कि जैसे कॉन्फ्लिक्ट, क्योंकि आप 2 परिवारों के अलग अलग लोग एक साथ जुड़ते हैं, एक Right. साथ जिंदगी बिताना शुरू करते हैं, तो डेफिनेटली देयर विल बी टू थॉट प्रोसेसेस, 2 स्कूल्स एक्चुअली ऑफ थॉट्स। सो ऐसी सिचुएशन में कॉन्फ्लिक्ट आना तो लाजमी है। ये एक कॉन्फ्लिक्ट है जहाँ पर आप ये सोच सकते हो कि मुझे ये इसके साथ कितनी लड़ाई करनी है। ठीक है, नाउ देयर इज अनदर सिचुएशन जहाँ पे लड़का इज अ नॉन वेजिटेरियन एंड लड़की इज अ वेजिटेरियन। अब ये 2 बिल्कुल अलग वैल्यू सिस्टम्स हैं। तो वहाँ पर भी आपको अपना पर्सनल वैल्यू सिस्टम कितना आपको अलाउ करता है विद नॉन वेजिटेरियन बनना, वेजिटेरियन से नॉन वेजिटेरियन बनना आपको कितना अलाउ करता है। अगर आपको ये लगता है कि वो नॉन वेजिटेरियन है तो है मगर मैं तो वेजिटेरियन हूँ, सो ये मेरी पर्सनल बाउंड्री है जिसको मुझे संभालना है, जिसको मुझे प्रोटेक्ट करना है। हाँ, और आगे के काउंटर पार्ट ने भी उसे उतना ही रिस्पेक्ट करना चाहिए। Absolutely. Because it is always a two-way process. It Yeah. cannot be a one-way process. So if you feel that it is impossible for me to, compromise on that area, then time comes that I have to set a boundary, that this is where my boundary is, and I cannot become a non-vegetarian. You have to respect my boundary because I have to respect my boundary. But how you communicate these things is also very important. तो ऐसा नहीं है कि आप एडजस्ट ही करते जाओ और अपनी बाउंड्रीज ही नहीं रखो। बात वो नहीं है। बात ये है कि अगर ये 10 चीज़ें मेरे सामने हैं तो उसमें से मैंने कौन सी चीज़ को एडजस्ट करना चाहिए और कौन सी चीज़ को मैंने एडजस्ट नहीं करना चाहिए। क्योंकि while you are protecting your boundaries, there are other people in the house who are also protecting their boundaries. Absolutely. तो वो जब इंटरेक्शंस जब होते हैं, सो वो कंजीनियल बनाने के लिए, वो
हार्मोनियस बनाने के लिए यू हैव टू कम्युनिकेट. सो कम्युनिकेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट की, कि वो आप कैसे कम्युनिकेट करते हैं. आप बहुत ही प्यार on से. two things more, that's the admiration and then the communication. Correct. I think love starts with these two things, right? Yes, yes. और आप see, if you want to form a boundary around yourself, and if you want to decide that this is not something that I can do, so you communicate it with, you know, people involved. You communicate it with your husband or you communicate it with your in-laws. तो वो आप कैसे communicate करते हैं? वो आपको बहुत ही प्यार से, with acceptance, because you are accepting yourself the way you are. That is the first thing. कि I am a vegetarian. This is my value system, and I'm sorry but I cannot let you cross that boundary. तो उसमें भी प्यार होना चाहिए. Absolutely. अलाउ बाउंड्री नहीं करते हुए भी प्यार होना चाहिए. अगर आप इस तरह से एक्सप्रेस करते हो कि आप होते कौन है मुझे बोलने वाले, और मुझे जो करना है वो मैं करूंगी और मैं क्यों किसी का सुनूं, तो वो थोड़ा सा ट्रैक दूसरा हो जाता है. ये दोनों को, मतलब मेल फीमेल दोनों को इन रिलेशनशिप में क्या सलाह देंगे आप कि अपनी इंडिविजुअल सेल्फ एस्टीम को भी संभाले रखे, बिल्कुल, लेकिन ये जो ईगो है इसे भी आगे आने ना दे, क्योंकि रिलेशनशिप के जो कॉन्फ्लिक्ट्स आना शुरू हो जाते हैं, मुझे लगता है ईगो प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल. Yes, ego plays a very important role because we are too occupied with our own perspective. मतलब मेरा एक पर्टिकुलर फ्रेम ऑफ माइंड है, एक मेरे पास लेंस है, वो लेंस से मैं देख रही हूँ और मैं वो अपने लेंस के साथ इतना ज़्यादा अटैच्ड हूँ कि सामने वाले का लेंस कौन से कलर का है ये मैं जानने की कोशिश ही नहीं कर रही हूँ. उस केस में ईगो प्रॉब्लम्स की वजह से प्रॉब्लम्स आते हैं, बिकॉज आई एम नॉट विलिंग टू अंडरस्टैंड द पर्सपेक्टिव ऑफ माई पार्टनर. तो इसलिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि कम्युनिकेशन स्किल्स के साथ साथ आप एम्पथाइज करने की कोशिश करें अपने पार्टनर्स के साथ. अब व्हाट इज एम्पथी? एम्पथी मतलब जो सामने वाले को जो लग रहा है वो एग्जैक्टली फील करते आना. दैट इज एम्पथी. सामने वाले को समझना और उसको एक केयरिंग तरीके से उसके साथ बिहेव करना इज कंपैशन. बट जिसको हम बोलते हैं पुटिंग योरसेल्फ इन समबडीज शूज, वो उसके और एक स्टेप आगे है. ओके, कंपैशन के एक स्टेप और आगे है कि जैसे जब तक मैं एक्चुअली ब्लाइंड नहीं हो जाती तब तक ये मुझे समझ ही नहीं सकता कि ब्लाइंड लोग क्या फेस करते हैं. right. We cannot say that I empathize with you if you are meeting a blind person. You cannot say कि मैं आंखें बंद करके I can empathize with you. वो तो आप तब empathize करोगे जब आप आंखें खुली रख के, जब आप कुछ नहीं देख पाओगे. Only then you will be able to empathize. तो ये एक्सट्रीम लेवल पे किसी को समझना. बिल्कुल, मैं उसी आपके क्लिनिकल लैंग्वेज को सूफी की भाषा में बताती हूँ कि सूफी में इश्क की 7 स्टेजेस बताई गई हैं. अच्छा. और वो 7वीं है मौत. मौत इन द इट्स अ death of your ego, when you see your partner beyond your ego. And the same thing you have portrayed in मतलब इतना समझना कि वही हो जाना. That's a सूफियाना इश्क की बात करें तो वो 7वीं जो स्टेज है वो मौत है, ऐसा कहलाती है. फना हो जाना. That's a beautifully portrayed in your own words. रिलेशनशिप, प्यार मोहब्बत शुरू हो जाता है. सेक्स कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन द कपल रिलेशनशिप? एक्चुअली इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल बिकॉज जब हम सोसाइटी में देखते हैं कि जब डिवोर्स रेट्स जब बढ़ते हैं तब सोसाइटी में बताने के जो रीजंस होते हैं तो वो रीजंस अलग होते हैं, और जो एक्चुअल जो प्रॉब्लम्स होते हैं मेनी टाइम्स दे आर एसोसिएटेड विद फिजिकल इंटीमेसी एंड सेक्स. ओके, इसलिए सेक्स एंड इंटीमेसी, फिजिकल इंटीमेसी इज वेरी इंपॉर्टेंट. इनफैक्ट कोर्ट भी अलाउ करता है, अगर आपको वो इंटीमेसी अगर नहीं मिल रही है और उसमें अगर प्रॉब्लम्स है तो आपको तो कोर्ट भी अलाउ करता है डिवोर्स लेने के लिए. तो इट इज एन इम्पॉर्टेंट थिंग, देयर इज नो डाउट अबाउट इट. बट देन इट इज अ वेरी पर्सनल
चॉइस कि आपको उसको कितना वेटेज देना है और आपके बाकी की रिलेशनशिप कितनी इंपॉर्टेंट है। राइट। क्योंकि आप कितना मतलब जो आपके नज़र में भी बहुत सारी केसेस आई होगी हैंडल करने के लिए रिलेशनशिप में, तो ये कितना रेशो जो है वो फिजिकल इंटीमेसी का रहा है? मुझे लगता है जो डील ब्रेकर्स जो होते हैं, जो डील ब्रेकिंग सिचुएशंस जो होते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि मोस्ट ऑफ देम आर रिलेटेड टू द फिजिकल इंटीमेसी एंड सेक्स पार्ट. Okay. Because they are not usually, especially in our Indian society, they are not usually widely discussed. बट मुझे लगता है कि यूजुअली आप ये बताएंगे कि नहीं, इट्स नॉट अ कॉम्पैटिबल कपल, हमारी कॉम्पैटिबिलिटी नहीं है, हमारी वेवलेंथ मैच नहीं होती है, यही यूजुअली हम रीजंस सुनते हैं डिवोर्स रेट्स का. लेकिन बाकी की जो बिहेवियरल चीज़ें हैं, जो बाकी जो एस्पेक्ट्स जो हैं, वो फिर भी दे कैन बी टेकन केयर ऑफ. राइट. लेकिन ये जो चीजें हैं, फिजिकल इंटीमेसी वाली जो चीजें हैं, सो यू हैव टू फील लव्ड. सी वी हैव 4 पर्सनालिटीज ना. एक वन ऑफ द इंटरव्यूज वी हैव टॉक्ड अबाउट इट कि वी हैव 4 पर्सनालिटीज. तो देयर इज द फर्स्ट कम्स फिजिकल पर्सनालिटी, राइट? तो एक हमारी जो फिजिकल नीड है, हमारी जो फिजिकल रिक्वायरमेंट है, जिसके लिए यू आर इन अ रिलेशनशिप, एटलीस्ट 1/4 तो रीजन है, मतलब 25% रीजन तो लेजिटिमेटली है. मैं तो कहूँगी कि शादी, मैं अक्सर ऐसे एवं ही कहती हूँ, आपके पास भाई होता है, मतलब देवर है आपके यहाँ पर, एक ही रिलेशनशिप शादी होती है तो आपको एक नया रिलेशनशिप मिलता है, ब्रांड न्यू. Like, you know, your father-in-law will be there, the father is there, you know, so your mother, but only you get the special friend. That's correct. And that for your physical intimacy. I think that is the given gift by the marriage. लेकिन कैसा है ना कि थ्रू द स्टेजेस ऑफ लाइफ उसका इम्पोर्टेंस ऊपर नीचे कम ज्यादा होते रहता है. Right. जैसे इन द बिगिनिंग ऑफ अ मैरिज, दैट प्लेज अ एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट रोल. Right. इन द फर्स्ट फ्यू इयर्स ऑफ मैरिज, तो वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट प्रायोरिटीज शिफ्ट होने लगते फिर धीरे धीरे कैसा है कि धीरे धीरे व्हेन यू प्रोसीड इन लाइफ, तो धीरे धीरे प्रायोरिटीज चेंज, और फिर आपको एक आपका सपोर्ट सिस्टम बन जाता है. आपका जो स्पाउस होता है वो आपका 100% सपोर्ट सिस्टम बन जाता है. आपका इमोशनल मस्ती में और मजाकिया तौर पे भी बोलते हैं कि भाई जब इंसान सीनियर सिटीजनशिप पे रुक करने लगता है तो सिर्फ इश्क बचता है. सो रियल प्यार और मोहब्बत तभी होती है, ऐसा बोला जाता है. हाँ, तो वो, बट दैट इज नॉट द ओनली रीजन विच keeps you going in a relationship. Absolutely. That is not the only reason. Because that you can, find elsewhere also. Right. तो वो एक important aspect है, but that is not everything. There are many other things. एक intellectual connection होता है, आप एक दूसरे के साथ grow कैसे कर रहे हैं, वो एक बहुत important चीज़ होती है. अपने career को लेके, अपने profession को लेके, जो एक dialogue जो होता है आपस में, जिससे आपको खत पानी मिलना जिसको बोलते हैं एक दूसरे से, आई थिंक इवन दैट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. राइट. और इमोशनल जो कनेक्ट जो है, कि मुझे अगर खुशी होती है तो मुझे वो इंसान के साथ शेयर करनी है, मुझे अगर सैड लग रहा है तो मुझे वो इंसान के साथ शेयर करना है. अगर मुझे कोई एक बहुत ब्यूटीफुल पोएम है जावेद अख्तर की इस पे, कि मुझे अगर कोई अपने जहन से एक ख्याल इनाम मिलता है तो वो मुझे तुमको सुनाना है. क्या बात है. तो जो भी मुझे किसी चीज से डर लग रहा है वो मुझे तुमको बताना है. मतलब हर चीज में जब तुम नजर आओ तो वो जो है, then that keeps your relationship going. So there are 4 aspects. एक तो physical aspect तो है ही, it is very important. दूसरा emotional aspect है, तीसरा intellectual aspect है. And in a society आप कैसे अपने आप को, मतलब how you're moving ahead together. राइट. तो ये एस्पेक्ट्स हैं जो सारे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं फॉर अ सस्टेन्ड रिलेशनशिप. बिल्कुल. सो अभी हमने कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट की भी बात करी है और मतलब कॉन्फ्लिक्ट्स की बात करी है, लेकिन अगर कॉन्फ्लिक्ट आ जाते हैं, वो आने हैं, तो उसे मैनेज करने के लिए कुछ सलाह या टिप्स क्या देंगे आप? सिर्फ मैरिड कपल्स में, स्पेशली मैरिड कपल्स में बहुत ही मतलब ऐसे स्पेसिफिक रीजंस होते हैं कॉन्फ्लिक्ट के, मतलब हो सकते हैं जिसमें आपके वैल्यू सिस्टम्स अलग अलग होने की वजह से वो कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं. तो उसमें एक है मनी एंड फाइनेंस. ओके. ये एक रीज़न है जिसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं. दूसरा है बच्चे. इनफैक्ट मैं तो बोलूँगी पहला है बच्चे. ओके. बच्चों को कैसे बड़ा करना है,
उनको कौन से वैल्यूज आप में इंस्टिल करने हैं। मैं अगर बहुत रिलीजियस हूँ और मेरे हस्बैंड इज एब्सोल्युटली नॉन रिलीजियस पर्सन, इफ आई एम ट्राइंग टू इम्बाइब सर्टन वैल्यूज इन माई चाइल्ड कि उसको बहुत, उसने भगवान को मानना चाहिए, एंड इफ माई हस्बैंड इज नॉट एबल टू टॉलरेट दैट, तो वैल्यू सिस्टम्स ही मैच नहीं हो रहे हैं, तो वो एक रीजन हो सकता है जिसकी वजह से बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं। उसके बाद एक अनफेयर बट एक पॉलिटिक्स एक हो सकता है जिसकी वजह से ये कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं। पॉलिटिकल व्यूज दोनों के बिल्कुल भी मैच नहीं हो रहे हैं, उसकी वजह से कंटिन्यूअस ये हो रहे हैं। उसके बाद हाउ यू बोथ कम्युनिकेट विथ ईच अदर विथ रिस्पेक्ट टू अदर पीपल इन द फैमिली। ओके, जैसे इन लॉज हैं, बाकी रिलेटिव्स हैं, सिबलिंग्स हैं, जैसे ब्रदर एंड सिस्टर है, तो वो एक रीजन हो सकता है जिसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं। एंड इमोशनल डिसएंगेजमेंट, आई वुड से इमोशनल डिसएंगेजमेंट मतलब जैसे मैंने बोला कि ये सारी चीज़ें आपको ऐसे लगता है कि ये पर्सन के साथ ही शेयर करनी चाहिए, लेकिन जब वो शेयरिंग बंद हो जाता है कि आपका इमोशनल कनेक्शन ही नहीं है, आपको क्या लग रहा है, आपका दिन कैसे जा रहा है, आपके उतार चढ़ाव जिंदगी में क्या आ रहे हैं, आप एक दूसरे के साथ जब शेयर ही नहीं कर रहे हैं, सो देयर इज एन इमोशनल डिसएंगेजमेंट। वो कॉन्फ्लिक्ट के आगे की स्टेज है। ओके, कॉन्फ्लिक्ट्स हो गए, झगड़े हो गए, कंटिन्यूअस एंगर है, लगातार चल रहा है, आप बात कर रहे हो, कम्युनिकेट कर रहे हो, तो देयर इज रिजेंटमेंट, देयर इज एंगर, देयर आर अ लॉट ऑफ नेगेटिव इमोशंस इन्वॉल्व्ड, नेम कॉलिंग, ये सारी चीज़ें हो रही है। फिर आपको लगने लगता है कि मेरे कम्युनिकेट करने का क्या फ़ायदा है, बिकॉज इट इज़ गोइंग टू लीड टू सम काइंड ऑफ फसाद फिर से। तो उससे अच्छा है कि मैं कम्युनिकेट ही ना करूँ। तो ये कॉन्फ्लिक्ट के नेक्स्ट स्टेज है, अगर कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व नहीं किया। So we are in a discussion of relationship and that to couple relationship. वैसे कपल रिलेशनशिप में एक ऐसी घड़ी आ जाती है कि जब हमको लगता है कि नहीं, अब बस हो गया, अब इस रिलेशनशिप में नहीं रहा जा सकता है, क्विट कर लेना चाहिए। ये कैसे समझता है? कभी कभी प्री मैच्योर भी आते होंगे कि नहीं, क्विट करने का टाइम नहीं है। हाँ, उसमें एक अपना खुद का जो फ्रस्ट्रेशन टॉलरेंस है कि ये तो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती, वो मैं मुझसे टॉलरेट नहीं होगा, मैं ऐसे नहीं जी सकती, ये जो हम अपने आप को बताते हैं उसको तो पहले थोड़ा इवेल्युएट करना चाहिए। और ये एक स्टेज है जहां पर आपने प्रोफेशनल हेल्प लेनी चाहिए, क्योंकि हर चीज नहीं समझ सकती। जब हमारी तबीयत ज्यादा खराब हो जाती है तब हम डॉक्टर के पास ही जाते हैं ना, और जाना चाहिए ना। हम ये नहीं बोल सकते कि मैं मरने के लिए तैयार हो गई हूँ, मरने के लिए तैयार हो गया हूँ, आप ऐसे खुद ही नहीं डिसाइड कर सकते। तो उस वक्त सबसे पहले तो आपने प्रोफेशनल काउंसलिंग, प्रोफेशनल हेल्प आपने लेनी चाहिए, ये जानने के लिए कि आपकी जो केस है, कपल केस, वो सेपरेशन के लिए वैलिड भी है कि नहीं है। तो जो काउंसलर्स होते हैं वो आपको एक अलग व्यू दिखाएंगे कि सी दिस इज व्हाट द सिचुएशन इज। वो आपको ये बोल सकते हैं कि बहुत मुश्किल लग रहा है, यू हैव प्रॉब्लम्स व्हिच कैन नॉट बी रिजॉल्व्ड, सो देन व्हाई लिव इन अ टॉक्सिक रिलेशनशिप, इट्स बेटर टू गेट सेपरेटेड। बट इन मेनी टाइम्स ऐसा होता है कि the reasons are so small or they are workable reasons। थोड़े से चेंज ऑफ पर्सपेक्टिव से, काउंसलिंग से आपको एक नए तरीके से जब आप सिचुएशन को देखते हो तो आपको ये रियलाइज हो सकता है कि अभी भी बहुत जान है वो रिलेशनशिप में, तो वो चांस देना बहुत जरूरी है। इतने जल्दी वो स्टेज पे आना ही नहीं चाहिए। और ऐसा नहीं है कि वो टॉक्सिक रिलेशनशिप को वैसे ही कंटिन्यू करना चाहिए। यू हैव टू टेक सम एफर्ट्स, so you have to actually visit a professional। बिल्कुल, टेक हेल्प। बहुत इंपॉर्टेंट बात कही। लेकिन ऐसे रिलेशनशिप में लगता है जब बेजान होने लगा है रिश्ता, हाँ, ऐसी सिचुएशन में उसमें जान कैसी फूकी जाए, कैसे उसे और लाइवली बनाया जाए, रिलेशनशिप को और कम बैक कैसे किया जाए विद रिलेशनशिप। See, a couple relationship is hard work. So when you get into a relationship, you should know it for a fact that अभी जो मैजिक लग रहा है वो मैजिक को कंटिन्यू करने के लिए you have to take efforts। वो मैजिक अपने आप कंटिन्यू नहीं होगा, क्योंकि आप दोनों ही नहीं है ना दुनिया में। वो भले ही कितना ही पोएटिक क्यों ना बात हो कि मतलब
सिर्फ तुम और मैं हूँ दुनिया में और कोई नहीं हो, तो ये ख्याल बहुत अच्छा चाबी है। खो जाए। ये ख्याल बहुत अच्छा है, मगर इन रियलिटी ऐसा होता नहीं है। सो देयर आर एक्सटर्नल सर्कमस्टेंसेस एंड सिचुएशंस व्हिच आर एक्टिंग अपॉन योर रिलेशनशिप। तो अपनी रिलेशनशिप को जिंदा रखना पड़ता है। कैसे? तो सबसे पहले तो अपने आप को ये पूछना चाहिए कि व्हाई एम आई इनटू दिस रिलेशनशिप इन द फर्स्ट प्लेस। मैं ये रिलेशनशिप में क्यों आई थी? कुछ तो था ना जिसकी वजह से मैंने ये रिलेशनशिप शुरू की थी। एंड आई हैड रियली लव्ड दिस पर्सन, आई हैव रियली आई एडमायर दिस So पर्सन। you have to go back to the roots. You have to go back to the fundamentals, that why did you step in the relationship to begin with? Because आपको वहां आंसर्स मिलेंगे। True. फिर ये हो सकता है कि the circumstances have changed, the situations have changed. तो फिर आपको ये भी पूछना है कि ये रिलेशनशिप इतनी टॉक्सिक हो गई है कि मैं इसको कंटिन्यू नहीं कर सकती। ये फीलिंग आप में आ सकती है, लेकिन वो चीज इज इट जस्ट बिहेवियरल? क्या वो एक लाइफ का सिर्फ फेज है जिसकी वजह से ऐसे हो रहा है? जैसे फॉर एग्जांपल एक थोड़ा सा जो अर्ली मिडिल एजेस में अगर बहुत करियर में अगर बहुत हम बिजी हो गए हैं, बहुत ज्यादा बिजी हो गए, इतना बिजी हो गए हैं कि हमको एक दूसरे के लिए बिल्कुल टाइम ही नहीं मिल रहा है, सो देन इज दैट द टाइम टू क्विट? ये पूछना चाहिए, क्योंकि ये फेज ऐसी ही नहीं रहने वाली है। ये फेज इज गोइंग टू चेंज, थिंग्स आर गोइंग टू चेंज। तो अगर सिचुएशन चेंजेबल है तो आपका डिसीजन उस पे बेस्ड नहीं होना चाहिए। आपका डिसीजन जो एक स्टेबल कंडीशन है उस पे बेस्ड होना चाहिए। राइट। तो प्रॉपरली इवेल्युएट करना भी आना चाहिए रिलेशनशिप को। बिल्कुल। कभी और कभी ऐसे जो बहुत ज्यादा पावर नहीं होने देना चाहिए। बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि आप खुद से वो इवेल्युएशन आप सही तरीके से नहीं कर पाएंगे। इसके मैक्सिमम चांसेस तो यू हैव टू टेक प्रोफेशनल हेल्प जरूर लेना चाहिए। और बहुत अच्छी से आपने बोला है कि जब तबीयत खराब हो जाती है तो आप डेट डिक्लेयर तो अपने आप को नहीं कर देते कि भाई अब तो मुझे मरना ही है। तो वैसे ही रिलेशनशिप को भी अगर रिलेशनशिप अगर आखिरी सांसें गिन रहा है ऐसा अगर आपको लग रहा है तो आपको बिल्कुल तुरंत प्रोफेशनल हेल्प ले लेनी चाहिए एंड सॉर्ट आउट कर लेने चाहिए आपके प्रॉब्लम्स को। और कॉन्फ्लिक्ट्स अगर हैं तो देर आर टेक्निक्स अवेलेबल, देर आर प्रोफेशनल्स अवेलेबल हु कैन एक्चुअली हेल्प यू रिजॉल्व योर कॉन्फ्लिक्ट्स व्हेन इट इज पॉसिबल। इट्स टोटली वर्थ ट्राइंग इट ना। ट्रू दैट। इट्स वर्थ ट्राइंग। तो हाउ टू गेट इवॉल्व इन द रिलेशनशिप बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है और शायद आखिरी भी। इवॉल्व तो आप इसी इंडिविजुअल तरीके से भी आप इवॉल्व होते जा रहे हो, लेकिन एज अ कपल आपको इवॉल्व होने के लिए आपको एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट्स देते रहना चाहिए। जो आप चीजें पहले करते थे फॉर ओल्ड टाइम्स सेक, वो चीजें भी आपको करते रहनी चाहिए। और एक दूसरे को ये समझाना भी बहुत जरूरी है कि सी दिस इज अ स्टेज ऑफ लाइफ इन विच यू नो वी नीड टू डू सर्टेन थिंग्स, बट देन आफ्टर दिस थिंग्स आर गोइंग टू बी डिफरेंट। काफी बार कपल्स इसलिए साथ में रहते हैं क्योंकि वो बच्चों के बारे में सोचते हैं कि बच्चे हैं तो फिर उनका कैसे हो जाएगा, उनका क्या होगा, दे विल फेस अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, वो नहीं होना चाहिए इसलिए मैं साथ में रह रही हूँ। हाँ, ये डायलॉग भी है ना, मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल नहीं रह सकती अगर बच्चे हैं इसलिए मैं रह रही हूँ। तो I always tell couples that it is a good start. Wow. It is a good start that you want to live together for children because you have created them together. So obviously it is your responsibility and it is a good start. But it is not the end because there is so much more to a couple relationship. तो इसलिए वो इग्नाइट करते रहना चाहिए, वो स्पार्क बीच बीच में लाते रहना चाहिए, वो बहुत जरूरी है। और ये समझना बहुत जरूरी है कि आप अपने तरफ से क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हो रिलेशनशिप के लिए। मैं जो कंट्रीब्यूट कर रही हूँ रिलेशनशिप के लिए उसकी सामने वाले को जरूरत है क्या, वो ही मैं कंट्रीब्यूट कर रही हूँ कि मैं वो कंट्रीब्यूट कर रही हूँ जो मैं कर सकती हूँ और मुझे इस बात की परवाह नहीं है कि सामने वाले को वो चाहिए कि नहीं चाहिए। फॉर एग्जाम्पल के हिसाब से सामने वाले की जरूरत क्या है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं 3 बजे तक 4 बजे तक मैं रुकी हूँ खाना खाने के लिए, कि मैं रुकी हूँ खाना खाने के लिए कि तुम घर आओगे तो फिर हम साथ में खाना खाएंगे। पर वो अगर ये बोल रहा है कि मेरा बिल्कुल पक्का नहीं है, मैं आ भी पाऊंगा कि नहीं आ पाऊंगा ये भी मेरा पक्का नहीं है,
तो वो जरूरत है क्या, मतलब यू आर डूइंग इट बिकॉज यू वांट टू डू इट, बट इज इट नीडेड फ्रॉम दैट पर्सन साइड? राइट. तो मुझे लगता है कि वहां पर भी एम्पैथी थोड़ा रोल प्ले करती है कि यू डू समथिंग विच अ पर्सन एक्चुअली नीड्स. सो यू हैव टू इवेल्युएट हाउ मच यू आर कंट्रीब्यूटिंग टू अ रिलेशनशिप एंड हाउ मच द अदर पर्सन इज कंट्रीब्यूटिंग टू अ रिलेशनशिप. एक कॉमन ग्राउंड ढूंढना बहुत जरूरी है, कॉमन हॉबीज परस्यू करना बहुत जरूरी है, कॉमन वक्त निकालना बहुत जरूरी है. टिप्स कितने जरूरी है? अगेन आप वो गिफ्ट दोगे जो आपको अच्छा लगता है, और वो नहीं गिफ्ट दोगे जिसको सामने वाला ज्यादा अप्रिशिएट करेगा. तो आप जिसको गिफ्ट दे रहे हैं उस वो कौन सा गिफ्ट ज्यादा अप्रिशिएट करेगा, ये चॉइस ऑफ गिफ्ट इज इम्पोर्टेंट. गिफ्ट यस, बट द चॉइस इज मोर इम्पोर्टेंट. वाह. और वो उन कपल्स के लिए क्या सलाह है जो बाबू ने क्या शोना ने खाना खाया तो और फिर अचानक शोना गाया, बाबू गायब. तो उनके लिए क्या, बिकॉज दे आर आल्सो फेसिंग लॉट ऑफ इश्यूज. तो अगर I don't think I understood your question. there's a particular kind of people, एक कैटेगरी है जो बिल्कुल आपको 2 बजे फोन आना चाहिए, शोना ने खाना खाया, बाबू ने खाना खाया. अच्छा, तो there's a शोना खाना खाएगा. see that is a way of caring, isn't it? तो अगर कोई आपको this is called बाबू शोना couples. तो what will your सलाह for the बाबू शोना couple? see one is you have to give space. अगर वो मीटिंग में है 2 बजे तो आपका शोना अगर बिजी है तो वो आपका कॉल नहीं उठा पाएगा ना. अगर आप कॉल कर रहे हो फिर हो गया तो शोना का आपके खाना रात का बंद. तो आप जब कॉल कर रहे हो वो दैट इज अ गुड वे ऑफ केयरिंग, आई एग्री. But then you also have to understand that when you are calling, then you are also expecting that the person will take your call, Absolutely. will answer your questions. तो वो अगर expectations आपके नहीं हैं तो जरूर करो, लेकिन अगर वो आपके expectations हैं तो ऐसा हो सकता है कि आपके expectations पूरे नहीं होंगे और आप unnecessary sad हो जाओगे. So वो avoid किया जा सकता था. That's all. So I hope I have answered your question. So all बाबू शोनास out there, you can listen to these tips. They are wonderful, believe me. लेकिन हाँ, सीरियस रिलेशनशिप में अगर आपको लगता है कि आपकी रिलेशनशिप भी उस बीज की तरह हुई है कि जो सूखी नजर आ रही है, लेकिन इतना ध्यान में रखना कि हर बीज में एक लाइफ होती है. सही खत, सही पानी की मात्रा और सही एनवायरनमेंट मिलने पर वो एक अच्छा सा प्लांट बन सकता है. What's it? Absolutely. और अगर वहां पे भी दिक्कत आ रही है तो सोनल इज देयर. माली के पास जाना चाहिए. माली को दिखाना चाहिए. माली के पास जाना चाहिए और इनसे बेहतर कोई नहीं हो सकता. आप है सोनल फुके, बी सॉर्टेड, साइकोलॉजिकल वेलनेस स्टूडियो की ये फाउंडर है और बहुत ही उम्दा और बेहतरीन कॉन्वर्सेशन ऑन कपल रिलेशनशिप. फिर से मिलेंगे नए सब्जेक्ट के साथ में ऑन बी सॉर्टेड. थैंक यू. Thank you. थैंक यू.